Right now and press the bell icon. Never miss an update. संसाधन, ठीक है। वास्तविक संसाधन जिसको हम जानते हैं वो हमारे लिए वास्तविक संसाधन होता है। जैसे कि आज के समय में हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं। आज के समय हमारे पास देखिए लोहा है, ठीक है। हमारे पास लोहा के अलावा तांबा है, पीतल है, आपका पेट्रोलियम पदार्थ है। ये सब चीजें जो है वो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है और इसको हम वास्तविक संसाधन कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि संसाधन की मात्रा कितनी है। इसके बाद हम पढ़े थे संभाव्य संसाधन। संभाव्य मतलब संभावना है ना, कि एक निश्चित स्थान पर ये वाली चीज प्राप्त हो सकती है, इसकी संभावना है। जरूरी नहीं है वो हो और जरूरी ये भी नहीं कि नहीं भी हो, लेकिन कल के दिन में अगर उस जगह पर अगर खुदाई होता है तो हम ये मान सकते हैं कि वहां पर संसाधन मौजूद है, ठीक है। ये वास्तविक संसाधन नहीं है, मतलब वर्तमान में ये जो संसाधन है ये वर्तमान में हम नहीं देख सकते, है ना। इस संसाधन को हम कब देखेंगे? भविष्य में देखेंगे, ठीक है। तो इसको कहा जाता है आपका संभाव्य संसाधन। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था कि हो सकता है भविष्य में पानी से गाड़ी चले, हो सकता है हवा से गाड़ी चले, ठीक है। ये सब संभाव्य संसाधन कहलाता है। फिर उसके बाद मैंने आपको उत्पत्ति के आधार पर संसाधन बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर हम संसाधन को प्रमुख रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, जैविक संसाधन और होता है अजैविक संसाधन। तो जैविक संसाधन मतलब जिसमें जीवन होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है जैविक संसाधन। और जिसमें जीवन नहीं होता वो अजैविक संसाधन है। जीवन किस में है? आपके पशु में जीवन है, पेड़ में जीवन है ना, हम मानव में जीवन है, तो ये सब जैविक संसाधन है। अजैविक संसाधन क्या है? जिसमें जीवन नहीं है, पहाड़ हो गया, पत्थर हो गया, चट्टान हो गया, खनिज हो गया, ये सब अजैविक संसाधन। और संसाधन मैंने बताया था कि जिसकी हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस होती है, महत्वपूर्णता होती है, उसको बोला जाता है संसाधन, ठीक है। आगे आज हम पढ़ते हैं कि नवीनीकरण संसाधन भी बता दिया था, अनवीनीकरण संसाधन बता दिया था। नवीनीकरण संसाधन मतलब जो नए रूप में प्रयोग हो सकता है, ठीक है। जैसे आपका हवा हो गया, आपकी सूर्य की रोशनी हो गई, पानी हो गई, ये नवीनीकरण संसाधन है। इसको पूर्ति होने में या इसको पुनः वापस बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। अगर आज पानी खत्म हो गई तो कल पानी आ जाएगी। आज हवा जो है आपका वही है, हवा कभी गायब हो ही नहीं सकती। आपके सूर्य की रोशनी, आज जितनी सूर्य की रोशनी है, जितना हम उपयोग कर सकते हैं करेंगे, कल तो वापस सूर्य की रोशनी मिलेगी ही मिलेगी, है ना। तो ये सब नवीनीकृत संसाधन है, नवीनीकृत संसाधन है। लेकिन अनवीनीकृत संसाधन की अगर हम बात करते हैं तो अनवीनीकृत संसाधन जो है ना वो हमारे बीच में बहुत ही ऐसे संसाधनों को कहा जाता है जो बहुत ही सीमित अवस्था में है, जिसका ज्यादा समय तक हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें पता है कि एक समय के बाद वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, और वापस उसकी पूर्ति होने के लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा। अनवीनीकरण संसाधन का एक महत्वपूर्ण हम एक उदाहरण समझे ना, तो आपका जो भूमिगत जल जो होता है, भूमिगत जल, ठीक है, वो भूमिगत जल भी आपका अनवीनीकरण संसाधन के अंतर्गत आ जाता है। क्यों? क्योंकि ना जब हम एक बार जब भूमि से जल जब निकाल लेते हैं तो भूमि के जल को मतलब भूजल को बढ़ने के लिए कम से कम 1 साल का समय लगता ही लगता है, ठीक है। तो ये है। और उसके बाद ये जो अनवीनीकरण संसाधन होते हैं, कुछ अनवीनीकरण संसाधन को पूर्ति होने में लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है, हजारों साल लग जाते हैं, जो इंसान के जीवन की अवधि से बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है अनवीनीकरण संसाधन, मतलब जो सीमित है, जिसकी मात्रा सीमित है, उसको कहा जाता है अनवीनीकृत संसाधन। हम इसी को पढ़ रहे थे। अब हम आज आगे पढ़ते हैं आज के पाठ में वितरण के आधार पर संसाधन, ठीक है। वितरण का मतलब ये हुआ कि हमारे विश्व में ना जितने भी संसाधन है, ठीक है, वो संसाधन अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग मात्रा में पाई जाती है। जैसे खनिजों की हम बात करते हैं, खनिज कौन कौन सा हो गया? आपका खनिज हो गया एक तो पेट्रोलियम तेल हो गया, ये आपका खनिज हो गया, है ना। लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, अभ्रक हो गया, ठीक है, यूरेनियम हो गया, कहीं पर बॉक्साइड हो गया, ठीक है। ये सब चीज जो है ना वो खनिज है, ठीक है। तो ये खनिज जो है ना वो उसका वितरण जो है विश्व में हर जगह अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं अरब देश की, अगर मैं बात करूं तो अरब देश में कौन कौन से कंट्री आते हैं? आपके ईरान आता है, अफगानिस्तान आता है, ठीक है, दुबई आता है, ये सब अरब देश है। तो ऐसे देशों में ना पेट्रोलियम तेल जो है, पेट्रोलियम पदार्थ जो है, या जो प्राकृतिक खनिज तेल जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में या प्रचुर मात्रा में मिलता है, ठीक है। विश्व में सबसे ज्यादा जो तेल है वो इसी इलाकों से निकलता है, अरब देशों से निकलता है,
ठीक है। इसलिए अरब देशों ने एक समूह बनाया है जिसको बोला जाता है ओपेक। ठीक है, ओपेक नाम के समूह का ही नियंत्रण होता है कि विश्व में पेट्रोल के दाम किस प्रकार से निर्धारित करना है। ठीक है, तो ये हो गया। वो कहाँ पाया जाता है? केवल अरब देशों में पाया जाता है। ठीक है, और अगर हम लोहे की बात करें तो आपको पता है कि लोहा विश्व में आपके अमेरिका में सबसे ज्यादा मिलता है, एशिया में सबसे ज्यादा मिलता है, और एशिया में अगर देखें तो हमारे भारत में लोहा सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है। कोयला भी उसी प्रकार से, कोयला भी हमारे एशिया में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्सों में मिलता है, आपके अमेरिका के कुछ हिस्सों में मिलता है, जापान के कुछ हिस्सों में मिलता है। तो इस प्रकार से हर खनिज जो है या हर संसाधन जो है वह हर जगह पर एक समान नहीं होता। ऐसा नहीं कि हमारे भारत में बहुत 100% में 10% आपका पेट्रोलियम है, 10% आपका लोहा है, 10% आपका कोयला है, 10% सोना है, 10% चांदी है। इस प्रकार से 10 अलग अलग वस्तुएं 10-10% मतलब समान औसत पर मिल जाए, जरूरी नहीं। ठीक है, तो वितरण के आधार पर भी संसाधनों को हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो भाग हो सकते हैं? तो ये जो दो भाग है ना, वो होते हैं एक तो स्थानिक, मतलब जिसको लोकल बोला जाता है, स्थानिक, और एक होता है सर्वव्यापक। ठीक है, सर्वव्यापक का मतलब क्या हुआ? ऐसा संसाधन जो पूरे विश्व में एक समान पाया जाता है उसको कहा जाता है सर्वव्यापक। ठीक है, ऐसा संसाधन जो पूरे विश्व में एक समान पाया जाता है उसको कहा जाता है सर्वव्यापक। तो सर्वव्यापक में कौन कौन से संसाधन आएंगे? आपके वायु। ठीक है, भारत में जितना वायु पाया जाता है उतना वायु अमेरिका में भी पाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाएगा। सूर्य की रोशनी भारत में जितनी मिलती है अमेरिका, जापान, रूस में भी उतनी ही मिलती है। ठीक है, अगर हम पानी की बात करते हैं तो पानी भी हर जगह मिलता है। तो ये जो संसाधन है ना, ये संसाधन सर्वव्यापक संसाधन कहलाता है, क्योंकि ये जो संसाधन है वो विश्व के हर देशों में पाई जाती है। तो ये कहा जाता है, इसको कहा जाता है सर्वव्यापक। ठीक है, अंग्रेजी में बोला जाता है इसको यूनिवर्सल। और अगर हम स्थानिक की बात करें, लोकल संसाधन की बात करते हैं, स्थानीय मतलब लोकल, तो लोकल मतलब यही अपने आसपास प्राप्त होती है, या कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो निश्चित होता है कि वो एक स्थान विशेष पर ही पाया जाएगा। जैसे कि अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ में एकमात्र राज्य हमारे एक ऐसा है जहां पर हमें अभ्रक की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये स्थानिक हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से जो आप छोटा नागपुर का पठार पढ़े होंगे या जो आप दक्षिण का पठार पढ़े होंगे, यहाँ पर तरह तरह के लोहा अयस्क पाया जाता है, मिट्टी के भंडार पाए जाते हैं या अन्य प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो ये निश्चित स्थान पर ही प्राप्त होते हैं, लेकिन हर जगह वो प्राप्त नहीं होता। ठीक है, जरूरी नहीं है कि तांबा जो है वो भारत में मिलता होगा तो ऑस्ट्रेलिया में भी तांबा बहुत ज्यादा मिलता होगा। अगर आपके दक्षिण अफ्रीका में अगर हीरे की खदान सबसे ज्यादा है, सोने की खदान अगर सबसे ज्यादा है, तो जरूरी नहीं है कि भारत में भी सोने की खदान सबसे ज्यादा होगा, या आपके पाकिस्तान, श्रीलंका और यहाँ पर भी सबसे ज्यादा होगा। वो एक निश्चित देश में ही पाया जाता है, एक निश्चित भूभाग में ही पाया जाता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है स्थानिक मतलब लोकल। ठीक है, तो ये वितरण के आधार पर ये संसाधन जो होते हैं ना, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है स्थानिक और एक होता है सार्वभौमिक या सर्वव्यापक। सर्वव्यापक मतलब जहां बहुत सारे जगहों पर एक ही संसाधन समान रूप से पाया जाता है। और लोकल किसको बोला जाता है? स्थानिक संसाधन किसको बोला जाता है? ऐसे संसाधन जो एक निश्चित विशेष स्थान पर ही पाया जाता है लेकिन सब जगह नहीं पाया जाता। ठीक है, अब ये प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है ना, वो अलग अलग जगहों के हिसाब से मिलता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम कौन कौन सा उसका एक भाग है, एक तो भूभाग के आधार पर मिलता है, दूसरा जलवायु के आधार पर मिलता है, ऊंचाई के स्थान पर मिलता है, और भी अनेक भौतिक कारण है जिस पर निर्भर करता है कि कोई स्थान पर कितना ज्यादा खनिज पदार्थ मिलेंगे। हमारा भारत जो है ना, भारत हो गया या भारत के देश हो गए, या तो फिर आपके इंडोनेशिया हो गया, आपका जापान का कुछ हिस्सा हो गया, ये ऐसे कुछ देश होते हैं जहां पर ना ज्यादातर पर्वत या पठार ऐसे पाए जाते हैं जो ज्वालामुखी से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी से उत्पन्न होने की वजह से ऐसे पठार या उसके आसपास के क्षेत्रों में क्या होता है, जमीन के नीचे जो दबा पड़ा हुआ जो आपके ठोस चट्टाने जो होती है, वो ठोस चट्टान क्या है, ऊपर की ओर आ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से भूभाग जो होते हैं वो भूभाग एक निश्चित भूभाग पर कहीं पर लोहा ज्यादा मिलता है, कहीं पर खनिज तेल ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जो है ना, ये किसी भी
संसाधन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा नवीनीकरण और अनवीनीकृत संसाधन, इसके बाद हमने पढ़ा वितरण के आधार पर संसाधन। तो ये संसाधन कुछ इस प्रकार पाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब पढ़ेंगे ना तो हम अब दूसरा पढ़ेंगे, मतलब ये तो था सब प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन में हमारा क्या क्या चीज आया, आपका उपयोग के आधार पर आया जिसमें हमने वास्तविक और संभाव्य पढ़ा। ठीक है, पूर्ति के आधार पर हमने पढ़ा, पूर्ति के आधार पर क्या पढ़ा, नवीनीकृत संसाधन और नवीनीकृत संसाधन। इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर संसाधन पढ़ा, और एक संसाधन हमने पढ़ा किसके आधार पर पढ़े थे, हाँ उत्पत्ति के आधार पर। तो इस प्रकार से जितने भी संसाधन है ना, ये सब संसाधन जो है वो प्राकृतिक संसाधन है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा नंबर का संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, ऐसे संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया गया है, ऐसे संसाधनों को कहा जाता है कृत्रिम संसाधन। ठीक है, आप लोग विज्ञान में भी पढ़े हैं और सब जगह पढ़ते हैं, कोई भी चीज जो होती है ना, एक तो प्राकृतिक होती है और एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक का मतलब होता है जिसको किसने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। जिस प्रकृति को हम भगवान बोल सकते हैं या और कुछ भी बोल सकते हैं, उसको प्रकृति ने बनाया है। ठीक है, अब दूसरा क्या चीज है, मानव ने जिसको बनाया है उसको बोला जाता है कृत्रिम। ठीक है, कृत्रिम संसाधन। तो कृत्रिम संसाधन में क्या चीज आएगा, या मानव निर्मित संसाधन में क्या चीज आएगा, तो उसके अंतर्गत क्या क्या होता है। कभी कभार कुछ जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं ना, वो प्राकृतिक संसाधन को इंसान या मनुष्य जो है वो अपने तकनीक के माध्यम से, अपने औजार के माध्यम से, अपने मशीनों के माध्यम से उसको ज्यादा उपयोगी नहीं बना लेता, तब तक वो हमारे लिए संसाधन नहीं होता। ठीक है, जैसे लोहा की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, तो कच्चा लोहा जो है ना वो किसी काम का नहीं है। लौह अयस्क जो है वो किसी काम का नहीं है, आप सबको पता है। कच्चा लोहा किसी का काम का नहीं है, क्योंकि हम कच्चे लोहे को अगर हम देखेंगे भी ना, तो ये जो कच्चा लोहा है, आप लोग बोलेंगे ये तो लोहे टाइप का तो लग ही नहीं रहा, ये तो पूरा पत्थर टाइप का लग रहा है। ठीक है, पत्थर टाइप का लगता है, क्योंकि ये जो आपका लौह अयस्क रहता है वो पत्थरों के अंदर ही रहता है। तो लौह अयस्क जो है वो हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक, लेकिन इंसान जब इसी पत्थर के अंदर जो लोहा होता है उसको अपने तकनीक के माध्यम से, अपने प्रौद्योगिकी के माध्यम से, अपने औजार, अपने मशीन और बड़े बड़े कारखानों के माध्यम से जब इसको कच्चे लोहे को पक्के लोहे में जब ढालता है ना, तब वो पक्का लोहा जो होता है या कच्चा लोहा से जो एक लोहा बना हुआ, इस्पात बना हुआ है, वो उसका जब हमारे बीच में आता है तब हम उसको संसाधन के रूप में प्रयोग कर पाते हैं। ठीक है, कच्चा लोहा से आप जानते हो लोहा बनता है, उसी से स्टील बनता है, उसी से रॉड बनता है। एक बार जब लोहा बन जाता है, कच्चे लोहे से एक बार जब लोहा बन गया ना, तो लोहे से बहुत तरह तरह के और अलग अलग वस्तुएं या मटेरियल का निर्माण किया जाता है। जैसे कि लोहे की रॉड हो गई, लोहे की सीट हो गई, है ना, लोहे की चादर हो गई, लोहे की प्लेट हो गई। तो लोहा जो है ना वो हमारे लिए उपयोगी है, वो संसाधन है, लेकिन कच्चा लोहा हमारे लिए कोई संसाधन नहीं है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं हीरे की, अगर मैं बात करता हूं, तो हीरा आप लोग जानते होंगे, जब हीरे की खदान से जब निकाला जाता है ना, तो उसकी आकृति एकदम पत्थर जैसे बेडौल होती है। बेडौल का मतलब है कि उसका एक निश्चित आकार नहीं होता। लेकिन जब एक जौहरी मतलब उस हीरे को तराशने वाला व्यक्ति जब उसको तराश कर हमारे बीच में जब लाता है, ठीक है, डायमंड कट में जब वो शेप में जब काटता है, तो काटने के बाद जब हमारे बीच में वो चीज आती है ना, तब वो हमारे लिए उपयोगी होता है, तब वो हमारे लिए संसाधन बनता है। ठीक, तो मानव जो है ना वो अपने स्किल से, अपने कौशल से, अपने ज्ञान से, अपने तकनीक के आधार पर क्या करता है, ऐसे प्राकृतिक तौर पर पाए जाने वाले कुछ वस्तुओं को मानव के उपयोग के लायक बनाता है। ठीक है, तो ये जितने भी वस्तुएं जो होती है जिसको मानव अपने तकनीक के माध्यम से हमारे बीच में लाते हैं, उनको कहा जाता है मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे मानव निर्मित संसाधन। मेरी आवाज आ रही है आप तक? कोई भी बच्चा बताएंगे आवाज आ रही है ना, कि मैं अकेले बात कर रहा हूं? चलिए ठीक है, तो ये मानव निर्मित संसाधन। अब हम अपने आसपास देखते हैं कि मानव निर्मित संसाधन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आसपास आप नजर दौड़ाइए, अपनी आंख बंद कीजिए और उसके बाद आप समझ जाएंगे कि हमारे बीच में मानव के द्वारा कौन कौन सी वस्तुएं बनाई गई है
का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, आप अगर देखेंगे अपने आसपास में तो सड़क जिस पर आप चलते हैं, ठीक है, उसको मनुष्य ने बनाया है। तो मनुष्य मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, पुल, बड़ी बड़ी नदियों के ऊपर जो पुल बनाया जाता है, ठीक है, वो मानव निर्मित संसाधन है। जो स्कूल कॉलेज हम देखते हैं, बस स्टेशन जो हम देखते हैं, वो मानव निर्मित संसाधन है। जो हम ट्रेन देखते हैं, जो हवाई जहाज हम देखते हैं, ठीक है, जो पानी का जहाज हम देखते हैं, वो मानव निर्मित संसाधन है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो कारखाने बनाए जाते हैं, वो भी मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, अच्छा आप लोग एक बात और बताओ, मैं जितना बताऊं उसमें से एक बात और आप बताइए, और कौन सा मानव निर्मित संसाधन हो सकता है? लालिमा, टीकम, हाँ, घर भी मानव निर्मित संसाधन है। और घर के अलावा बताइए, घर के अलावा आपके हाथ में मोबाइल है? आपके हाथ में मोबाइल है ना? आप लोग तो बोलते नहीं भाई। चलिए, आपके हाथ में जो मोबाइल है, वो मोबाइल भी, हाँ, वो मानव निर्मित संसाधन है, वो भी। ठीक है, आपके घर में जो टीवी है, वो भी मानव निर्मित संसाधन है। जिस कुर्सी या पलंग पर आप बैठे होंगे, वो भी मानव निर्मित संसाधन है। जिस जगह पर आप बैठे होंगे, वो घर, वो भी मानव निर्मित संसाधन है। आप आसपास देखो, अपने नजर घुमा के, आपको हर चीज ऐसी दिखाई देगी जो मानव निर्मित संसाधन है। चाहे बिजली की बोर्ड को देखें, कंप्यूटर को देखें, घड़ी को देखें, अलमारी को देखें, टेबल को देखें, कुर्सी को देखें, यहाँ तक कि हमारा दरवाजा, और यहाँ तक कि हमारे बालों में लगा हुआ तेल जो है ना बेटा, वो भी मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, ये सब जो चीजें हैं वो मानव निर्मित संसाधन है। अब मानव निर्मित संसाधन के लिए जरूरी है कि मानव को उस हिसाब से तकनीक का ज्ञान होना चाहिए, उस हिसाब से प्रौद्योगिकी का ज्ञान होना चाहिए, मशीनों का ज्ञान होना चाहिए। तभी कोई व्यक्ति जो है इतने प्रकार के संसाधन जो है उसको हमारे तक ला सकते हैं। जैसे लकड़ी तो आपका प्राकृतिक संसाधन हो गया, वन हो गया, पेड़ हो गया, ये तो आपका प्राकृतिक संसाधन हो गया। लेकिन इन लकड़ी से जो कुर्सी बनाया है, वो व्यक्ति हमारे लिए मानव संसाधन है, या वो ये चीज जो है वो हमारे मानव द्वारा बनाया हुआ एक वस्तु है। ठीक है, तो इसको हम समझ सकते हैं कि मानव निर्मित संसाधन किसको कहेंगे। सिंपल सी बात है, दो भागों में आप बांट लो, प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब जिसको इंसानों ने नहीं बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, या खुद ब खुद जब से हम देख रहे हैं वो खुद ब खुद उत्पन्न होता है, ये आपका प्राकृतिक संसाधन है। और ऐसी चीज जो हमें लगता है कि प्राकृतिक तौर पर निर्मित नहीं है, इसको किसी व्यक्ति ने बनाया है, तो वो कहलाता है मानव निर्मित संसाधन। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। मानव निर्मित संसाधन के बाद हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा आप देख लीजिए स्क्रीन पर। हमने सबसे पहले लौह अयस्क निकाला। ठीक है, लौह अयस्क को हमने क्या किया, उस लौह अयस्क को हमने पिघलाकर, गलाकर, शुद्धिकरण प्रक्रिया के द्वारा हमने उसको क्या किया, चादरों में, लोहे के बड़े बड़े स्टील में उसको अलग कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद मानव निर्मित संसाधन आपको ये दिखाई दे रहा है, एक नदी है, या इसको आप बांध भी समझ सकते हैं, नदी भी मान सकते हैं, जो भी उसको आप मान सकते हैं। तो इस नदी के ऊपर हमने क्या किया, एक पुल बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो पुल है ना, ये भी मानव निर्मित संसाधन है। अगर आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो स्टैचू है, या जो पर्वत है, ठीक है, ये पठार है, ये पठार तो मानव निर्मित नहीं है, ये तो प्राकृतिक है, हम सब जानते हैं। सड़क जो है वो मानव निर्मित है। ये जो उद्योग धंधे लगे हुए हैं, कारखाने लगे हुए हैं, ये आपका मानव निर्मित संसाधन है। जो बड़े बड़े घर बने होते हैं, इमारतें, बिल्डिंग होती है, वो मानव निर्मित संसाधन है। ये रुपए, पैसे, संपत्ति, सोना चांदी, ये भी मानव निर्मित है ना, ये ऐसे प्राकृतिक तौर पर नहीं मिलता। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, ट्रेन हो गया, हवाई जहाज, पानी का जहाज मानव निर्मित है। जो इतने बड़े बड़े रॉकेट बनाया जा रहा है ना, दूसरे ग्रहों पर जाने के लिए, उपग्रहों पर जाने के लिए, ये भी मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आता है। चलिए, ये हो गया मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन हमने पढ़ा, मानव निर्मित संसाधन। अब हम अगला पढ़ेंगे मानव संसाधन। याद रखना, मानव निर्मित संसाधन अलग है और मानव संसाधन अलग है। ठीक है, हम मानव जो है ना, वो भी संसाधन है, एक प्रकार के संसाधन है। ठीक है, उसको हम समझेंगे। हम मानव क्यों संसाधन है? जितनी भी तकनीक होती है
वो मानव के द्वारा होती है। ये हम अब इससे पहले जो पढ़े थे, रेल पढ़े थे या ट्रेन पढ़े थे, हवाई जहाज पढ़े थे, आपका सड़क पढ़े हैं, पुल पढ़े हैं, कारखाने पढ़े हैं, रॉकेट पढ़े हैं, ये सब किसने बनाया है? मानव ने तो बनाया है ना। तो इन सब को मानव ने बनाया है, तो मानव भी अपने आप में क्या है? मानव भी एक प्रकार से संसाधन है, और इसी संसाधन को कहा जाता है मानव संसाधन। अब हर मनुष्य जो है ना वो संसाधन नहीं हो सकता, याद रखना इस चीज को। हर मनुष्य जो है हमारे लिए संसाधन नहीं हो सकता। मेरे लिए कौन व्यक्ति संसाधन होगा? अगर मुझे घर बनाना है, ठीक है, मेरी बातों को समझना आप लोग, अगर मुझे घर बनाना है तो मेरे लिए मानव संसाधन कौन होगा? एक मिस्त्री, एक लेबर, छत का ढलाई करने वाला आदमी, ठीक है। अगर मुझे घर बनाना है तो ये मेरे लिए मानव संसाधन होंगे। मेरे घर में अगर बिजली का काम करवाना है ना बेटा, तो बिजली जानने वाला व्यक्ति मेरे लिए मानव संसाधन होगा। मेरे घर में अगर कोई आंगन है, आंगन को अगर मुझे साफ करवाना है, अगर मुझे वहां पर बीज डालनी है, तो जो जमीन का काम करता है ना वो मेरे लिए मानव संसाधन होगा। मेरे लिए अगर कुर्सी बनवानी है, टेबल बनवाना है, दीवान अगर बनवाना है, तो मेरे लिए उस समय मानव संसाधन कौन होगा? वो बढ़ई होगा, ठीक है। लोहे का काम अगर मैं करवाना चाहता हूं तो मेरे लिए उस समय लोहार जो है, जो लोहे का काम करता है, वो मेरे लिए मानव संसाधन होगा, ठीक है। तो मानव संसाधन कैसे बनते हैं? मानव जो एक व्यक्ति होता है ना, वो अपने पढ़ाई के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने कौशल के आधार पर, अपनी बुद्धि निष्ठा के आधार पर संसाधन बनते हैं। हर व्यक्ति संसाधन नहीं होता, इस चीज को याद रखना। सिंपल सी बात है कि अगर मुझे दुकान किसी को भेजना होगा तो कोई व्यक्ति को ही मैं दुकान भेजूंगा। मैं गाय को, बैल को, भैंस को नहीं बोलूंगा कि जाओ मेरे लिए दुकान से ये चीज लेके आओ। तो कौन होगा मेरे लिए? उस समय मेरे लिए जो उपयोगी होगा वो मानव ही होगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है मानव संसाधन, ठीक है। अब मानव संसाधन जो है ना एक बहुमूल्य संसाधन है, क्योंकि मानव जो होता है वो अपने देश के उन्नति के लिए, अपने देश के प्रगति के लिए क्या होता है? महत्वपूर्ण कारक होता है। अगर कोई देश उन्नति करता है, हम अमेरिका की बात करें, चीन की बात करें, रूस की बात करें, तो ये इतना उन्नत क्यों हुआ है? देश तो निर्जीव सी चीजें है ना, वो तो इतना उन्नत तो हो नहीं सकता। तो वहां पर जो रहने वाले व्यक्ति जो है ना, मानव जो है, इंसान जो है, वो अपने ज्ञान के आधार पर, अपने कौशल के आधार पर, अपनी तकनीक के आधार पर अपने आप को इस हिसाब से डेवलप किया है, विकसित किया है कि वह अपने देश के काम आ रहा है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है मानव संसाधन, ठीक। मानव संसाधन मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हमने जो है अभी तीनों प्रकार के संसाधनों के बारे में जान लिया। कौन कौन सा संसाधन पढ़े हैं, जाने हैं हम लोग? आपको मैं दिखाता हूँ। ये संसाधन है, एक तो प्राकृतिक संसाधन, जिसके अंतर्गत हमने विकास और उपयोग के आधार पर बांटा था, उत्पत्ति के आधार बांटा था, पूर्ति के आधार पर, नवीनीकरण और नवीनीकृत वितरण के आधार पर, सार्वभौमिक और लोकल मैंने आपको बताया था, स्थानिक और मानव निर्मित संसाधन को भी आपको बताया था, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। मानव संसाधन को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? लगभग 5 भागों में। बुद्धिमत्ता और विश्लेषण के आधार पर जो वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी गणनाएं करते हैं, जो आविष्कार करते हैं, वो बुद्धिमत्ता और विश्लेषण के आधार पर मानव संसाधन कहलाते हैं। जो हमारे बीच में श्रमिक होते हैं, जो काम करते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो शक्ति के आधार पर मानव संसाधन होते हैं। अगर मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, मेरा लैपटॉप खराब हो गया, मेरा मोबाइल खराब हो गया, मेरी घड़ी खराब हो गई, तो मैं ऐसे व्यक्ति के पास जाऊंगा जो तकनीक जानता होगा, टेक्निक जो है वो जानता होगा। कौशल मैंने आपको बताया था, एक कुम्हार, एक बढ़ई, एक लोहार, एक बिजली का काम करने वाला, एक गाड़ी बनाने वाला मैकेनिक, ये सब कौशल के आधार पर मानव संसाधन है। मनोवैज्ञानिक आधार पर मैंने आपको बताया था, जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, ठीक है, जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, या जो बड़े बड़े अपने क्या बोलते हैं बीमारी के एक्सपर्ट जो डॉक्टर होते हैं, मनोवैज्ञानिक आधार पर मानव संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा संसाधन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इन संसाधनों को हमें बचाना क्यों जरूरी है, ठीक है। मानव संसाधन जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं यहाँ पर, ये पहले आदि मानव ने कुछ कुछ पत्थर जो पड़े हुए थे, उन पत्थरों को अपने उस समय के दिमाग के आधार पर उसको लोहे के औजारों में, पत्थरों के औजारों में
बदला, उसके बाद मनुष्य अपने अपने ज्ञान विज्ञान के आधार पर अलग अलग प्रोफेशन में गए, व्यवसाय में गए, ठीक है, कोई कौशल के आधार पर बना, कोई बुद्धिमत्ता के आधार पर बना, ठीक है, कोई मनोवैज्ञानिकता के आधार पर बना, तो कोई और किसी आधार पर बना, ये सब कहलाते हैं मानव संसाधन। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पर हम देखते हैं सतत पोषणीय विकास। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, सतत पोषणीय विकास क्या चीज कहलाता है? सतत पोषणीय विकास का मतलब है कि जितने भी अभी हमारे पास जो संसाधन है ना, उन संसाधनों को हमें इस प्रकार से उपयोग करना है ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा समय तक हम उपयोग कर सकें। ठीक है, हमारे पास जो अभी ज्ञात अज्ञात जितने भी संसाधन है, अगर मान लो हमारे पास पता है कि यहाँ पर लोहा पाया जा रहा है, ठीक है, तो हम लोहे का प्रयोग ऐसा ना करें कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए लोहा क्या चीज होता है उसको समझाना पड़ जाए। ठीक है, पानी क्या होता है उसको समझाना पड़ जाए। ठीक, तो ये जो चीजें होती है, हम इसका जब एकदम क्या बोलना चाहिए, केयर के साथ, सावधानी के साथ जब हम उसका उपयोग करते हैं, ठीक है, तो इसी को कहा जाता है सतत पोषणीय विकास। क्या कहा जाता है? सतत पोषणीय विकास। तो ये क्या है सतत पोषणीय विकास? देखिए, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, ठीक है, मतलब सावधानी से उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, मतलब पुनः पूरित होने के लिए समय देना ही क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण। याद रखना, संसाधन संरक्षण, ये आपके पाठ के प्रश्न में है, संसाधन संरक्षण। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना कहलाता है सतत पोषणीय विकास। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पीढ़ी तक उसको बेहिसाब खर्च कर दिए, जैसे वन है हमारे पास तो हम अपने लिए इतना सारा वन को काट दिए, जंगल को काट दिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी ये समझ ही नहीं पाएगी कि आम का पेड़ किसको बोलते थे, पीपल का पेड़ किसको बोलते थे, क्योंकि दिखाने के लिए तो कुछ रहेगा ही नहीं ना। तो हम उसका अंधाधुंध कटाई ना करें, उसका उपयोग कुछ इस प्रकार से करें कि हमारे बाद हमारे जो बच्चे हैं वो भी जाने कि कौन सी चीज कहाँ पर होती थी, या नीम किसको बोला जाता था, गुलमोहर किसको बोला जाता था, गिलोय का पेड़ किसको बोला जाता था। ठीक है, अब आज के वर्तमान स्थिति को अगर हम देखते हैं ना, जहां पर जो आपका जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, ठीक है, ऐसे समय में हमें सतत पोषणीय विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब जनसंख्या को देखते हुए जो उसका उपभोग है, संसाधनों का जो उपयोग है ना, वो बहुत तेज होते जा रहा है। हमें ऐसे कुछ योजनाओं के ऊपर काम करना होगा, या ऐसा कुछ वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, जिससे हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है वो ज्यादा समय तक हमारे बीच में रहे। ठीक है, इसी को कहा जाता है संसाधनों को बचाना या संसाधनों का संरक्षण करना। ठीक है, सतत पोषणीय विकास मैंने बताया कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी मतलब हम लोग जाने, बल्कि हमारे बाद जो पीढ़ी आएगी 2050 में, 2060 में, 2080 में, वो लोग भी जाने कि कौन सी चीज को क्या कहा जाता था। ठीक है, सतत पोषणीय विकास इसको कहा जाता है। अब सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत है आपके पुस्तक के अंतिम में, उसको मैं पढ़ देता हूँ। जैसे कि जल मतलब पानी, हमें तो ये तो पता है कि पानी जो है ना वो हमारे पृथ्वी पर 97.3% के दर पर मौजूद है, मतलब है उतना ज्यादा। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें जो समुद्रों में समुद्रों में जो पानी है वो पानी पीने लायक नहीं है। ठीक है, मात्र 3% पानी ही ऐसा है जो पीने के लायक है। आगे हम उसको पढ़ेंगे, या 7वीं या के जल वाले पाठ में आप लोग पढ़े होंगे। केवल 3% पानी हमारे पीने या उपयोग करने के लायक है, बाकी 97% पानी किसी न किसी अन्य माध्यम में लगा हुआ है जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते। तो पानी की एक एक बूंद जो है ना वो मूल्यवान होती है। अगर हम आज पानी नहीं बचाएंगे तो कल के दिन में आने वाली पीढ़ी जो है वो शायद जीवित न बच सके। ठीक है, सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत क्या है? जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मतलब जितना भी जीवन है, चाहे पेड़ पौधों में हो, छोटे से कीड़े मकोड़ों में हो, चाहे हम बड़े बड़े जानवरों में हो, उसका हमें आदर करना है। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। गुणवत्ता मतलब हमारे जीवन में जो सुविधाएं हैं, हमारे जीवन की जो क्वालिटी है, हमारे जीवन की जो तकनीक है, ज्ञान है, कौशल है, उसको हमें बढ़ाना है। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना है। पृथ्वी की जीवन शक्ति क्या है? आपकी पानी है, हवा है, ठीक है,
मृदा है मतलब मिट्टी है, ये सब जीवन शक्ति है ना, तो इसको हमें बचाकर रखनी है। और अपने समुदाय मतलब जहां पर हम लोग रहते हैं, आसपास का जो इलाका है, उस समुदाय के माध्यम से हमें पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है। ठीक है,